Hi guys, Madhav Gyan Ganga School, Amayan, Bhind, Madhya Pradesh welcomes you to learn something different. Today is the part of Science NCRT chapter belongs to Physics, Light Reflection and Refraction. Now, here we will discuss about light phenomena of reflection, diffractions, refractions. In that cases, we study all the NCRT questions, activities, and numericals. Basically, in a board class, you will see most of the numericals in this chapter. 1, 2, or 3 marks theoretical questions and 1 numerical compulsory in that chapter. So we will start now. Here you are looking about the diagram is that will show the light is coming from one medium. You can see that here this is the rare medium and this is the denser medium. Light coming from rare to denser medium, that is the normal, and light bends towards the normal when goes in the denser medium. You have studied in the previous class also. If light is going from denser to rare medium, light will away from the normal. You are looking here, that is the light traveling, and this is called the law of reflections. You have studied. Now in this chapter we will see here, we see a variety of objects in the world around us. हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. जब लाइट होती है, दिन होता है या रूम के अंदर लाइट जल रही है, तो हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आते हैं. लेकिन यही रात हो जाती है या फिर लाइट्स स्विच ऑफ कर दी जाती है, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता. किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक सिंपल सा फेनोमेना होता है. कोई भी लाइट किसी सोर्स से अगर एमिट हो रही है, एमिट होने के बाद वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और वहां से टकराने के बाद आपके पास तक आती है. आप अभी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सामने नजर आ रहा हूं. तो कोई लाइट, एक सोर्स से लाइट निकल रही है, वो लाइट सोर्स से लाइट निकलने के बाद आपकी स्क्रीन पर पड़ रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आईज तक जा रही है. इसके कारण आपको वीडियोस दिख पा रहा है या आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट आपको अगर दिख रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आईज तक पहुंच रही है. इस कंडीशन में रिफ्लेक्शन फेनोमेना होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए ये कंपल्सरी होता है. Unable to see anything in a dark room, on the lighting up the room things become visible. What makes the thing visible? ये अगर हमें लाइट आ जाती है तो विजिबल हो जाता है. क्यों? ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट. डे के समय में हमें सनलाइट हेल्प करती है. enable us to informations that are written over there. I have already explained. While observing the common optical phenomena around us, we may conclude the light seems to travel in a straight line.
इन सारे फेनोमेना के बाद हमें ये समझ में आता है कि किसी भी सोर्स से लाइट अगर निकल रही होती है तो वो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. द फैक्ट दैट स्मॉल सोर्स लाइट cause sharp shadow on an opaque object points to an straight line path of the light. हमने ये पढ़ा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. ये लाइट का पाथ है जो कि वो ट्रेवल कर रहा है. यहाँ हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है. ये ऑब्जेक्ट जो है वो ओपैक है. आपने पढ़ा है ओपैक और ट्रांसपेरेंट के बारे में, आप अच्छे से जानते हैं. तो जब ये भी लाइट शैडो लाइट पड़ती है, अगर ये ऑब्जेक्ट ओपैक है यानी कि इसके बाहर लाइट नहीं निकल पा रही, ये लाइट को निकलने नहीं दे रहा है, तो फिर लाइट क्या करेगी? लाइट इससे टकराने के बाद अपने पाथ को चेंज करते हुए इस तरीके से यहां से मूव करते हुए यहां चली जाए. यानी कि आप जब देखेंगे तो लाइट बैंड होती हुई अपने पाथ को चेंज करती हुई और उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ते हुए आगे निकल जाती है. अब आगे आप यहाँ देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट था इस एरिया के अंदर आपको कोई भी लाइट विजिबल नहीं होगी. तो यहाँ पर एक आपको ब्लैक शैडो नजर आता है. शैडो कितनी होगी? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही तो शैडो होगी. तो ये जो फिनोमेना है इसमें हम ये बात कर पाते हैं कि जो लाइट ट्रेवल कर रही थी उस लाइट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया और इसे ही हम कहते हैं लाइट का डिफ्रैक्शन. क्या कहते हैं लाइट का? डिफ्रैक्शन. ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा है आपको. इसमें आपने ये पढ़ा है एन ओपेक ऑब्जेक्ट पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल. लाइट हैज द टेंडेंसी टू बेंड अराउंड एट द वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन. जब वो स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रही थी तो वो बेंड हो जाती है. एन इफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये इफेक्ट क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कहलाता है. क्या कहलाएगा ये आपका? डिफ्रैक्शन. Then the straight light treatment of the optic using ray fields that explain the phenomena such as diffraction. Light is thought as a wave. Light क्या है आपका? एक wave की तरह है. The details of the which you will study in the higher classes. अब ये जो लाइट अभी हमने बताया कि तो लाइट किस तरीके फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. दूसरा ये जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है. इस तरीके से जो वेव्स बनती हैं उनके फॉर्म में भी ये ट्रेवल करती नजर आती है. तो ये जो इसकी स्टडी के बारे में, हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, 11th 12th में हम हायर क्लासेस में देखेंगे. Again, in the beginning of the 20th century, it became to know the wave theory of the light often becomes inadequate for the treatment of the interaction of the light with matter. कुछ समय 20th सेंचुरी के पहले अगर हम देखते हैं तो वहां पर उस समय ये लाइट की थ्योरीज उस समय नहीं थी डेवलप, जहाँ पर हमने डिस्कस किया है. We have no particles and that. हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and reflection. ये पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि लाइट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या फिनोमेनास होते हैं, उसकी बेसिक लाइट क्या है, किस तरीके से स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, लाइट वेव भी होती है. तो दोनों के नेचर को हम स्टडी करेंगे. आगे हम ये पता करेंगे कि वेव मतलब आपको लाइट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कई लोग कहते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, कुछ जगह आपको पढ़ने को मिलेगा लाइट एक वेव फॉर्म में है. तो दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है अपनी जगह. आपको दोनों को समझना है और उसके बाद ही हमें आगे डिस्कस. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन. यहाँ हम बात कर रहे हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में और लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में. तो दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बताना चाहूंगा. लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है और उससे टकराने के बाद जब लाइट बैक होती है, वापस अपनी जगह आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन. आगे हम अभी स्टडी करेंगे. रिफ्रैक्शन क्या होता है कि रिफ्रैक्शन के बारे में अभी हमने एक डायग्राम देखा था जहां हमने बात कर रहे थे कि इनिशियली आपको दिया था ये रेयर मीडियम से जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में जाती है तो वहां लाइट का रिफ्रैक्शन होता है. वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो ना करते हुए अपने पाथ को चेंज कर देती है. तो उस समय हम कहते हैं कि लाइट का क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है. आगे भी इसको डिस्कस करने वाले हैं. तो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट जो है वो स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन लाइट एप्लीकेशन द रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ेंगे हम उनको. ये सारी चीजें हम अभी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं.
हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो कब होगा, आपको ये समझना है। A highly polished surface such as mirror, एक हमने मिरर यूज किया है जिसकी एक लेयर को हमने पॉलिश किया हुआ है। रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। एक सिंपल सा मिरर हम देखते हैं जिसमें हम अपना सुंदर सा चेहरा सुबह से लेके शाम तक निहारते रहते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि जो पीछे उसकी लेयर होती है उसमें पॉलिश होती है। पॉलिश क्यों की जाती है? क्योंकि जिससे लाइट रे जब एक साइड से आती है तो दूसरी साइड वो वापस ना, उससे बाहर ना निकल पाए, वहां से बैक आ जाए। क्योंकि लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी वापस आएगी तभी तो आपको आपकी आईज में वो पहुंचेगी लाइट। जब वो आपके आईज तक लाइट पहुंचेगी तभी तो आपका फेस नजर आएगा वहां पे। तो ये जो वहां पर देख रहे हैं मोस्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, ये सब हमने, ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के अंदर आता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, थोड़ा सा यहाँ पर हम रिकॉल कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम बात करेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ये एक आपका सरफेस है, यहाँ आपका नॉर्मल है, यहाँ से कोई लाइट रे जब आ रही है और ये लाइट रे है आपकी, ये है आपकी इंसिडेंट लाइट। और ये इंसिडेंट लाइट इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं उसे हम? इंसिडेंट एंगल। और इससे टकराने के बाद जब ये लाइट रे उसी सरफेस पर वापस चली जाती है, और ये लाइट रे जब वापस गई और इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कब फॉलो होता है हमें ये समझना है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये उस कंडीशन में फॉलो अप करेगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों इक्वल। द इंसिडेंट रे normal to the mirror at the point of incident and reflected ray all lie on the same plane। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर होने चाहिए। ये आपको याद रखना है। ये आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो बेसिक फिनोमेना था जो कि हमने 7th के अंदर भी पढ़ा था। दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सभी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए फेवरेबल है, सभी जगह एप्लीकेबल है। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय अ प्लेन मिरर। जनरली हमने देखा, मैंने आपको भी बताया कि एक प्लेन मिरर होता है जिसमें हम अपना चेहरा निहारते हैं। What are the properties of the image? Image formed by plane mirror is always virtual and erect. आपको ये याद रखना है कि ये जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जब प्लेन मिरर के सामने हम देखते हैं तो हमारा जो इमेज का साइज होता है वो उतना ही होता है जितना कि ऑब्जेक्ट का होता है। Image formed by as far as behind the mirror as the object in front of। हम देखते हैं कि हम मिरर से जितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, लगभग हम देखें मिरर के अंदर भी हमें उतनी ही दूरी पर अपनी इमेज नजर आती है, यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है वो उतनी ही नजर आती है। Further, the image is laterally inverted. How would the image be when the reflecting surface are curved? Let us explore। एक एक्टिविटी के द्वारा हम यहाँ पर कुछ देखने की कोशिश करते हैं। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। एक हमने स्पून लिया हुआ है। ट्राई टू व्यू योर सरफेस, योर फेस ऑन इट कर्व्ड सरफेस। एक उसका कर्व्ड सरफेस है, इसके अंदर हम अपने फेस को देखने की कोशिश करते हैं। डू यू गेट द इमेज? आपको इमेज मिलेगा। इज इट स्मॉलर और लार्ज? आपको बताना है कि वो इमेज आपका लार्ज है या स्मॉल है। आप अपने घर पर है, आप स्पून लीजिए और उसमें एक बार देखने की कोशिश कीजिए और फिर मुझे बताइए, फिर आपको मैं आंसर दूंगा कमेंट बॉक्स। मूव द स्पून स्लो अवे फ्रॉम योर फेस। धीरे धीरे आप उसको फेस से थोड़ा सा मूव करते रह जाइए, अवे किए। ऑब्जर्व द इमेज, और फिर आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके फेस का साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। अभी हमने कर्व सरफेस लिया था, अब हम
दूसरा सरफेस लेंगे और इमेज को लुक करें, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज ऑन द टू सरफेस, दोनों इमेज को कंपेयर करें। द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करें तो वो एक आपका कर्व्ड मिरर की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ द कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर, और इस तरीके के जो कर्व्ड सरफेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। इस तरीके से जो कर्व बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। The reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of sphere। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे हम मिरर कंसीडर करेंगे कि ये पार्ट क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है। जनरली हमने क्या देखा कि ये जो आपका एक स्फीयर होता है, उस स्फीयर से हम जब उसको कट करेंगे तो कट करने पर हमें अलग अलग पार्ट के इस तरीके से कर्व आपको मिरर। Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror। जो हमने स्फीयर से जिस फॉर्म में मिरर्स को निकाला उन्हें हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। अब ये हम थोड़ा स्फेरिकल मिरर के बारे में सोचें। मैंने अभी आपको बताया कि एक हमने स्फीयर से जब उनको कट किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड। अब आपको ये बताना है कि हमने जब स्फीयर से इनको कट किया हुआ है तो स्फीयर से कट करने के बाद एक सरफेस तो इसका इनवर्ड होगा और एक यहाँ पर आपको आउटवर्ड सरफेस। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards that face towards the center of the sphere is called concave mirror। अब आपको ये बताना है कि एक आपका जिस तरीके से मैंने कहा एक आपका ये स्फीयर था, ये आपका सेंटर है। तो अब हमने ये सरफेस अगर लिया, इसका जो कर्व है, अगर हम इसके सेंटर की चर्चा करें तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। तो इस सेंटर की तरफ अगर आपका कर्व है और वो आपको दिख रहा है तो उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम दूसरी तरफ देखिए, एक दूसरा मिरर हमने लिया कि इसका दो सरफेस है, एक ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। अगर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है, ये आपका सेंटर यहाँ पर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, आउटवर्ड है, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मिरर इज शोन इन फिगर। ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंटेशन हमने देखे, ये आपका पॉलिश्ड है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग है। तो ये रिफ्लेक्टिंग अगर सेंटर की तरफ है तो वहां क्या होगा, हमारा कॉन्केव मिरर होगा, और अगर रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड्स है सेंटर से तो वहां हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। You may all you may now understand that the surface of the spoon curved inwards can be approximated as a concave mirror। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमने स्पून का एक्टिविटी किया था जिसमें हमने बात की थी उसमें हमने देखा था कि ये जो सरफेस है स्पून का जिसमें हमने अपनी इमेज को फॉर्मेशन कर रहे थे वो कॉन्केव मिरर जैसा था। ब्लर्ड आउटवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटली एज अ कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा अगर हम अपोजिट साइड से करेंगे तो वो कैसा होगा, इस तरीके से कॉन्वेक्स के जैसा नजर आएगा। Before we move further on spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of the few terms. These terms commonly used in discussion: spherical mirror, center of the reflecting surface, spherical mirror is the point called pole। अब दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म होंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि स्फीयर का सेंटर होगा, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहेंगे। अब दूसरा ये कि यहाँ पे जो भी एक हमने सरफेस मिरर बनाया है, स्फेरिकल मिरर जो हम यूज कर रहे हैं, तो उनका जो मिड पॉइंट होगा, ये जो यहाँ पे मिड पॉइंट रहेगा इसे हम कहेंगे पोल। क्या कहेंगे इसे हम, पोल। बात आपकी समझ में आ रही है। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, और ये जो पोल है इसे जनरली हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे भी हम डायग्राम्स में समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ आपको ये देखने को मिला कि इसको हम इस तरीके से, ये टर्म है आपका पोल, तो उसको हमें याद रखना है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror forms a part of the sphere। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो था वो हमने क्या किया, स्फेरिकल मिरर पे हमने बनाए, कहाँ से, स्फीयर से बनाए। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, उसमें एक सेंटर होता है। दिस इज कॉल्ड, दिस पॉइंट जो सेंटर था उस पॉइंट को हमने क्या कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मैंने अभी आपको बताया। इट इज रिप्रेजेंटेड एट द लेटर सी, उसे अक्सर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
C से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट पार्ट ऑफ द मिरर, ये मिरर का पार्ट नहीं होता है। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, however it lies behind the mirror in case of a convex। अब ये दोनों के जो सरफेस होंगी, जैसे हमने कहा ये आपका कॉन्केव है और ये आपका कॉन्वेक्स है, तो कॉन्केव में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ होगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा, और कॉन्वेक्स में अगर हम चर्चा करेंगे तो वो अपोजिट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतनी बात समझ में आती है आपको? वेरी गुड। तो इसके बाद हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमने देखा है, यू मे नोट दैट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज वेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर्स द पार्ट ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपका ये जो सेंटर का पार्ट था स्फीयर का, इसको हम क्या कह रहे थे, अभी हमने बताया था, इसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। क्या कहने वाले हैं इसको हम? पोल। ये ओके, नाउ दैट इज कॉल्ड पोल। थोड़ा सा हम डायग्राम के अंदर समझते हैं। ये आपका है पोल, और दूसरा आपका ये था क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने समझा था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये दोनों बीच जो है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्या कहते हैं इसे हम? रेडियस ऑफ द कर्वेचर, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। इतनी बात समझ में आती है? यू मे नोट दैट द डिस्टेंस ऑफ द पीसी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर की लगभग इक्वल होती है। और ये जो लाइन इन ये आपका पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला के बनाई जाती है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात समझ में आती है? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी हमारे पास है, इस एक्टिविटी को हमें स्टडी करना है। इसके बाद हम अगले सेशन में आपसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सिंपल सा मोटिवेशन है, आप आगे बढ़ते चले, हम आगे सेशन में आपको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स, गुड लक।